नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10 सवा 10 का समय हो रहा है और बाजार में हमने जो शुरुआत थोड़ी बहुत मजबूत देखी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे गया। और फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सर्वोच्चम स्तर के आसपास दोनों ही सूचकांक और उसके साथ साथ कुछ क्षेत्र के आधार पर सूचकांक हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। अनुमानित खबरें जो इस हफ्ते हैं, कुछ अहम घटनाएं हैं जिसका असर बाजार पर होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तो खबर मेरे ख्याल से जिस प्रकार के आएगी उस प्रकार की प्रतिक्रिया हम देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको थोड़ा बहुत स्तर बता देता हूं, अनुमानित स्तर बता देता हूं दोस्तों निफ्टी स्पॉट का, नीचे के तरफ, ऊपर के तरफ और मध्यांतर में। तो मध्यांतर में दोस्तों अगर 24,600 बचा लेते हैं हम निफ्टी स्पॉट पर, और अगर हम 24,725 के पार जाकर के बंद देते हैं तो हमारा आकलन कहता है कि हम 24,950 और 25,000 का स्तर पहले देख सकते। अगर 24,600 के नीचे जाकर के बंद देता है बाजार, बंद होते होते अगर इस स्तर के नीचे यानी कि 24,600 के जाकर के नीचे बंद देता है तो उस परिस्थिति में 24,300 और 24,400 झुकाव या पलड़ा किस तरफ भारी है दोस्तों? तो झुकाव और पलड़ा मेरा निजी मानना है ऊपर के तरफ, और उसके कारण 2-3 है। एक तो निर्णायक तरीके से बिकवाली जो हमारे मित्र प्रिय विदेशी संस्थागत निवेशक कर रहे हैं, और जो मात्रा में उन्होंने बिकवाली की है इस साल के शुरुआत से और पिछले साल अक्टूबर से, इसके बावजूद हम अपने आप को संभाले हुए। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कुछ कारण होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जो बाजार को ऊपर लेके जाएगा। तो वो कारण क्या है? तो 1 अक्टूबर यानी कि बुधवार को इस हफ्ते आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है। ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होगी। कुछ छोटा वर्ग ये मानता है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। मेरा निजी भी मानना यही है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट की कटौती मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबरान घोषणा करेंगे और वो घोषणा हम तक पहुंचाएंगे हमारे आरबीआई गवर्नर साहब। ये 1 अक्टूबर को। तो अनुमानित शायद अगर ब्याज दर में कटौती नहीं भी होती है दोस्तों, तो भी मेरे ख्याल से बाजार में स्थिरता आने की पूरी संभावना है। इंडिया विक्स दोस्तों 11.25 नीचे के तरफ के दायरे, 1.60 की गिरावट इंडिया विक्स में। रुपए डॉलर में 88.72 का स्तर है रुपए का $1 के मुकाबले। $70 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट, $65.24 प्रति बैरल के आसपास नाइमेक्स और ब्रेंट में अनुमान है कि नीचे के तरफ के दायरे होंगे। जिस प्रकार से खपत में थोड़े बहुत आंकड़े देखें और उत्पादन ऊपर जाने की संभावना है। और दोस्तों कल या परसों हमारी एक सरकारी कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, शायद उसने कल या परसों अंडमान और निकोबार के जो समुद्र और गहरे समुद्र हैं वहां पर बहुत बड़ा कुदरती गैस का भंडार पाया है। अब इस पे कामकाज होगा और अनुमान लगाया जाएगा, लेकिन वो अनुमान है कि वो बहुत बड़ा भंडार है। तो इससे क्या होगा, हमारी निर्भरता है वो कम होगी। ये सब समय लगेगा, एक सेसमिक स्टडी होती है, वैलिडेशन स्टडी होती है और फिर कमर्शियलाइजेशन ऑपरेशन होता है। लेकिन ये कुदरती भंडार पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कच्चे तेल में अनुमान है कि नीचे की तरफ आएंगे। आरबीआई में अगर घोषणा कुछ ऐसी हुई और सकारात्मक से संकेत आए तो रुपए में हम थोड़ी बहुत मजबूती डॉलर के सामने देख सकते हैं। हो सकते हैं 88.50 88.55 के स्तर रुपए में मजबूती के सामने आते हुए दिख सकते हैं। दूसरा रुझान जो है दोस्तों, हमें लग रहा है कि जैसे 7 और 10 अक्टूबर के करीब जाएंगे हम अगले हफ्ते, तो दूसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। देखिए खपत को लेकर के और ये जो सरकार की तरफ से नीतियों में बदलाव हुआ, जीएसटी का नया अवतार 2.0, लोगों को लग रहा था कि दूसरे तीसरे दिन से मांग बढ़ जाएगी और कंपनियों के नतीजे में बहुत बड़ा ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये जो परिवर्तन हुआ है उसका सकारात्मक रुझान जमीनी स्तर पर दिखने के लिए और कंपनी के आंकड़ों में दिखने के लिए मेरे ख्याल से और 2-3 महीने लगेंगे। उस परिस्थिति में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये आसार सुधरते हुए नजर आएंगे खपत से जुड़े हुए क्षेत्र, चाहे वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या नॉन डिस्क्रिशनरी। और उसके बाद निरंतर बदलाव अगर होते जाते हैं सरकार की तरफ से, तो मेरे ख्याल से भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की विकास दर, भारत के शेयर बाजार और भारत की खपत को लेकर के मेरे ख्याल से कोई भी तरह का संदेह हमें नहीं होना चाहिए। ये खपत बढ़ेगी, उसका पूरा विश्वास, समय लगेगा लेकिन एकदम से नहीं होगा। दूसरी तरफ, और अगर ये दूसरी तिमाही के आंकड़े दोस्तों अगर ये थोड़े बहुत भी सुधर के
सुधरते हुए आसार नजर आए तो बाजार का जो रुझान है वो सुधर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अमेरिका में हमारे सरकारी प्रतिनिधि माननीय मंत्री पीयूष गोयल और हमारे विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर जी गए हुए हैं, वार्तालाप हो रही है। वहां से अगर कुछ सकारात्मक रुझान तो बाजार में स्थिरता आने की हमें संभावना लग रही है। और एक वास्तविकता है कि इतनी बिकवाली के बाद भी हमने अपना आत्मनिर्भरता और भरोसा नहीं तोड़ा शेयर बाजार की बात, तो लग रहा है कि शायद रुझान बेहतर हो सकता है। रुझान बेहतर होता है तो फिर निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो दो विकल्प आज ढूंढे अलग अलग क्षेत्र से। एक है रक्षा क्षेत्र और दूसरा है ऑटो क्षेत्र। अगर अच्छा करता है तो ऑटो एंसिलरी यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां भी अच्छी करेगी, मिसाल के तौर पर टायर, बैटरी वगैरह वगैरह। तो पहले रक्षा क्षेत्र की बात कर लेते दोस्तों। हमने कई बार इस क्षेत्र को लेकर के सकारात्मक नजरिया आपके समक्ष रखा है और आने वाले कई सालों तक मेरे ख्याल से जिस प्रकार से ऑर्डर बुक बढ़ रही है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों की, ऑर्डर बुक जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट करेंगे, आय और मुनाफा में तब्दील होगा, उसके कारण नतीजे अच्छे आएंगे, उसके कारण शेयर बाजार के दामों में ऊपर की तरफ के परिवर्तन। और ये केवल मात्र स्थानीय मार्केट में से नहीं है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो ऑर्डर आएंगे उसको लेकर के भी काफी सकारात्मक। हमारी नम्र विनंती एक ही है कि अगर आपने सोच बूझ समझ के बाद अगर निवेश करने का निर्णय लिया है तो इतना ध्यान रखें कि रक्षा क्षेत्र में आपको कम से कम 3-5 साल है उससे ज्यादा निवेश रखिए, जिससे आपके निवेश के किए गए पूंजी पर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिला है। नाम देने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस वीडियो में आपके समक्ष रखेंगे ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट तथा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो पहला विकल्प है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। मुझे याद है दोस्तों, जब से इसका आईपीओ आया था तब से लेकर के आज की तारीख तक निरंतर हमने कोचिन शिपयार्ड में निवेश की राय दी है। काफी कुछ साझा करार करने की संभावना और मौजूदा ऑर्डर बुक काफी मजबूत, रक्षा क्षेत्र में काफी कुछ योगदान देने की संभावना और भविष्य में विदेश से ऑर्डर मिलने की भी संभावना। इस समीकरण के साथ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में हमारी राय है निवेश करने के लिए। ऑटो एंसिलरी ओईएम सेगमेंट की कंपनी का जो मैंने बात की, वहां पर एक कंपनी है बैटरी बनाने वाली कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों बैटरी एक ऐसा पुर्जा है वाहन में जो आपको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा से चलने वाले वाहन में अनिवार्य है। बैटरी नहीं होगी तो आपका वाहन शुरू ही नहीं हो सकता है, चल ही नहीं सकता है। तो न्यू जिस प्रकार से काफी कुछ कंपनियों ने आने वाले 3-6 महीने में नए लॉन्चेस की बात करी है, नए वाहन बाजार में उतारेंगे, उसके बाद भी भविष्य में उतारेंगे, उसको लेकर के, और ये जो जीएसटी में बदलाव हुआ है उसको लेकर के नए ऑर्डर की जो मांग है वो बढ़ने की संभावना है बैटरीज के लिए। उसके साथ साथ रिप्लेसमेंट मार्केट, यानी कि अगर आपके वाहन में बैटरी 5 साल चल चुकी है और वो अब आपको संकेत दे रही है कि भाई अब मेरा दम टूट रहा है और अगर आपको बदलना है, तो रिप्लेसमेंट मार्केट उसे कहते हैं, तो वो रिप्लेसमेंट मार्केट भी उतना बड़ा है। तो ये दोनों ही आसार पर हमें लग रहा है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज एक अच्छा विकल्प लंबी अवधि के लिए आपके लिए साबित हो सकता है। नम्र विनंती है दोस्तों कि ये जो निवेश लायक 2 शेयर्स हमने आपको सुझाए हैं, ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर, इसके लिए अनिवार्य होगा कि आपके पास समय सीमा 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की हो, जिससे आपके मुनाफे के ऊपर आपको अच्छा से अच्छा मुनाफा मिले। और रणनीति कारगर होनी चाहिए दोस्तों। पहले तो हमने बताया इसलिए नहीं, लेकिन आज सोच समझकर थोड़ा बहुत अभ्यास करके निवेश कीजिए और किश्तों में कीजिए दोस्तों। शुरुआत कीजिए स्तर पर और गिरावट पर जोड़ते जाए। मेरी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं दोस्तों। आपको लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बात शांतिपूर्वक आपने सुनी। विदा लेता हूं और अगले सोमवार को फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी सेहत का ध्यान रखिए।